हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के टेस्ट सीरीज की, और उसमें हम लोग हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे, टोटल 50 क्वेश्चन का। तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन है, हिंदी के 25 क्वेश्चन, बाकी जीएस के 25 क्वेश्चन। तो उसी को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 12, ठीक है। इसके पहले 11 टेस्ट सीरीज हो चुका है, और इसका जो है रुक्मणी प्रकाशन का बुक का हम डिस्कशन कर रहे थे। तो रुक्मणी प्रकाशन के ग्रामीण समाज का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट जो है डिस्कस हो चुका है, उसको लगा दिया चुका है। तो आप लोग इसको जाकर जो है चैनल पे से देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप वहाँ पर से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के भी क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जो है जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग बताना है, क्या होगा। हाय लिखा हुआ, इसके बाद डैश है, मैं तो कहीं का नहीं रहा, इसके बाद फिर डैश है। तो इन दोनों जगहों पे बताना है कौन सा चिन्ह जो है विराम चिन्ह यहाँ पे लगाया जाएगा, ये बताना है, ठीक है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हाय के बाद जो है ये चिन्ह लगेगा, इस चिन्ह को कहा जाता है विस्मय विराम चिन्ह, ठीक है। जो कि एक खड़ी डंडी होती है, उसके नीचे बिंदी रखी होती है, इसको विस्मय विराम चिन्ह कहा जाता है। और इसके बाद मैं कहीं का नहीं रहा, तो इसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाएगा, ठीक है। तो विस्मय विराम चिन्ह क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विस्मय विराम का प्रयोग जो है जब वाक्य में आश्चर्य, भय, हर्ष और तीव्र मनोवेग के प्रदर्शित करने के लिए जो है अगर हो उस वाक्य से, तो वहाँ पर जो है विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हाय, इसमें देखिए शोक है, भय है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, विस्मय विराम चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद वाक्य के संपूर्ण वाक्य जब पूर्ण हो रहा है, तो उसके लास्ट में जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए शब्द का समास बताना है, क्या होगा। कनकलता, कनकलता का समास क्या होगा ये बताना है, ठीक है। कनकलता के समास की बात करें तो देखिए, कनकलता के समास की बात करेंगे तो इसको हम अगर विग्रह करते हैं तो विग्रह इसका क्या बनेगा, कनक प्लस लता, या फिर हो जाएगा कनक की लता, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ कनक की लता आएगा। तो यहाँ पे जो होगा इसमें इस शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें होगा, क्यों, क्योंकि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद एवं उत्तर पद में जो उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है, क्या होगा। मीन, मीन का पर्यायवाची क्या होता है, तो मीन का पर्यायवाची होता है इसमें मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य। मीन का पर्यायवाची मछली भी होता है, मत्स्य भी होता है, और जल जीवन भी होता है, सफरी होता है, मकर होता है। ये सारे मीन मछली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। मकर और सफरी, ठीक है, जल जीवन, मीन, ठीक है। इसके बाद झक, झक भी होता है, झक। तो ये सारे हो गए मत्स्य के पर्यायवाची या मीन के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश का सार्थक शब्द बताना है, क्या होगा। सार्थक शब्द क्या होगा, जो आंखों के सामने हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष एक शब्दों में कहेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा जो आंखों के सामने हो। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने ना हो। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का ना हो, उसे अलौकिक कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मिश्र वाक्य ज्ञात करना कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है, ये बताना है। तो देखिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें जो है इसका एक पूर्ण वाक्य है, क्या कहते हैं, मुख्य वाक्य है, वह पुस्तक कहाँ है। इसके बाद जो के साथ जो जुड़ा हुआ कल मेज पर रखी थी, ये इसका उपवाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मिश्रित वाक्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा होगा, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। तो चलिए बताइए इसमें इसका 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका ए पार्ट ही सही है। दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, ठीक है। ये शुद्ध वाक्य रूप से लिखा हुआ है। बाकी देख लेते हैं। तो दौड़ में रमेश के स्थान लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा।
इसके बाद रमेश ने दौड़ में जो है 5वां स्थान हासिल किया, तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। रमेश सॉरी दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां, तो ये इसी गलत हो गया। तो इस तरीके से तीनों गलत आएगा। एक इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का सर्वनाम ज्ञात करना है। वो अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, इसमें बताना है कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द जो है सर्वनाम शब्द इसमें है। ठीक है, सर्वनाम शब्द बताना है। तो अगर हम इसमें सर्वनाम की बात करें तो जो वह लगा हुआ है, वाह, ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वाह यही सर्वनाम होगा। आंसर इसका क्या होगा, डी पार्ट हो जाएगा, वाह। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं, उस शब्द को। तो वो हो, ये, वह, ये सारे जो है, मैं, आप, हम, तुम, ये सारे जो है सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरा का प्रयोग करके बताना है। क्या होगा, बीमारी के कारण वो, आगे मुहावरा कौन सा उपयुक्त होगा ये बताना है। तो इसमें अगर हम उपयुक्त मुहावरे की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ग सिधार गए। मुहावरा इसमें फिट बैठ रहा है, बीमारी के कारण वो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में बताना है किस प्रकार का पुरुष है। ठीक है, ज्ञात करना है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, इसमें बताना है कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष है। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा पुरुष है, तो इसमें है जो है वो उत्तम पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष का ये उदाहरण है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग जो है बात कहने या बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके आने से मुझे बहुत खुशी, यानी कि हम ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्लोभी। निर्लोभी का शब्द का जो है विलोम बताना है। तो निर्लोभी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निर्लोभी शब्द का विलोम हो जाएगा लालची। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। और निर्बल शब्द का विलोम होता है सबल, तो निर्लोभी का विलोम क्या हो जाएगा, लालची हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 15 में जो है 4 क्वेश्चनों में हमें बताना है गद्यांश है, उसके स्थान, कुछ रिक्त स्थान उनको पूर्ण करना है भर भर के, उसमें क्या फिट बैठेगा ये बताना है। ठीक है, जैसे कि संसार के सभी डैश करुणा के सागर थे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ, तो इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान जो एक है उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा ये बताना है। तो संसार के सभी करुणा के सागर थे, गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को ही महानता को प्राप्त किया, गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो पहले में क्या हो जाएगा, 11वें में आंसर इसका क्या हो जाएगा, महापुरुष। ठीक है, महापुरुष, महापुरुषों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद ईसा मसीह की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, महापुरुष है। संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त शब्द ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले में। अब दूसरे में देखते हैं, गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को डैश, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, तो यहाँ पे भरना है, और ही महानता को प्राप्त किया। क्या महानता को प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर क्या होगा ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे त्याग कर अगर हम लिख दे रहे हैं, यानी कि गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ऑब्वियसली सारी अपने राजपाट उनका जो था उन्होंने त्याग दिया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डैश, यहाँ 3 नंबर में क्या भरना है, कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। अब देखिए 13वां में देखते हैं, 3 नंबर में, इसी में पता चलेगा, स्वतंत्र, अराजक, या फिर और 2 ऑप्शन है, स्वच्छंद या परतंत्र। तो अगर आंसर की बात है तो उपयुक्त शब्द कौन हो जाएगा, स्वतंत्र। वहाँ पे अगर लिख दें गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी, तो ये शुद्ध रूप से बन जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईसा मसीह ने डैश 4 में अपने डैश 5 की आहुति दी। अब यहाँ पे 2 शब्द भरना है, तो देखिए रिक्त स्थान 4 पर क्या हो जाएगा उपयुक्त शब्द, तो ईसा मसीह ने जो है जनहित में अपने प्राणों की आहुति दी, तो 5 में प्राण हो जाएगा, और 5 में प्राण हो जाएगा। ठीक है, प्राणों की आहुति, और 4 में जो है जनहित हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको किया जाता है, वहाँ पे देख के अगर आया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताना है निम्न पंक्तियाँ जो है वो इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। ठीक है, पंक्ति है, सौरज धीरज से रथा चाका, सत्य कृपा समता रज जोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा
समता रज जोरे। इसमें बताना है कि कौन सा क्या कहते हैं छंद है, चौपाई है, बरबे है, सोरठा है या फिर रोला है। तो अगर आंसर की बात करें तो ये जो है चौपाई है एक, ठीक है। क्या हो जाएगा, चौपाई इसका आंसर। चौपाई में क्या होता है, एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई के 4 चरण होते हैं, ठीक है। देखिए 4, एक ये चरण हो गया, एक ये चरण हो गया, एक ये चरण हो गया और एक ये चरण हो गया, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें अगर आप मात्राएं गिनेंगे तो 16-16 सब में आएंगी, तो ये चौपाई का छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रस बताना कौन सा रस है। एक क्षण भी ना सोचो कि तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट। इसमें बताना है कौन सा रस है, ठीक है। तो रस की बात करें तो इसमें वीर रस है, ठीक है। वीर रस, आंसर क्या हो जाएगा, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। श्रृंगार के साथ जो है स्पर्धा करने वाला जो होता है वो वीर रस होता है, और ये दिया गया जो पंक्ति है ये वीर रस का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ बताना क्या होगा। तो गूलर के फूल के मुहावरे का सही अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु, ठीक है। क्योंकि गूलर का फूल जो है कभी मिलता नहीं है किसी को, बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो ये क्या कहेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। अगर हम बात करें तो इसके वाक्य प्रयोग की, तो इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना जो है गूलर के फूल के समान होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन में जो है अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है इसमें। जो रहे में गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। इसमें जो है बताना है कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो अलंकार की बात करेंगे तो इसमें जो है अलंकार है श्लेष अलंकार, ठीक है। ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार दिया गया है। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा की बात करें तो जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ जो है अलग अलग हों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ जो है बारे, ये जो बारे लिखा हुआ है इसका अर्थ लड़कपन में और जलाने पर, ठीक है, और बढ़े यानी कि बड़ा हो देने पर, इसके बाद बुझ जाने पर के कारण जो है यहाँ पे सुंदर शब्द जो है उल्लेख करता है यहाँ पे का श्लेष अलंकार, ठीक है। बारे का यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में संधि विच्छेद बताना है। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तन्मय। तो तन्मय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तत् प्लस मय, ठीक है। ये इसका इस तरीके से संधि विच्छेद होगा। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये सी पार्ट में दिया गया है, और सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, तत् प्लस मय, तन्मय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में संधि और समास दोनों है। इनमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी है। तो अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय में संधि भी है और समास भी है, दोनों आता है, ठीक है। हिमालय में जो बात करेंगे तो दीर्घ संघ का यह उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और समास की बात करेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास आता है, ठीक है, तत्पुरुष समास भी आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा इसमें शब्द है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, गगनचुंबी, पद दलित, बलहीन या फिर खान पान। तो अगर हम बात करें डी पार्ट की खान पान, तो इसी में जो है तत्पुरुष समास नहीं है। क्यों, क्योंकि खान पान ये इसमें कौन सा समास है, तब द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास को पहचानने के लिए इसमें जो पाई है हाइपन लगा हुआ, अगर हाइपन कहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, खान पान, ठीक है। और ये एक दूसरे के जो है अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे भाई बहन, ठीक है, सीताराम, तो खान पान, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य का समानार्थी क्या है। उद्देश्य का समानार्थी क्या होता है, उद्देश्य का समानार्थी लक्ष्य होता है, ठीक है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन का अर्थ क्या है, प्रयोजन से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, तुम्हारा प्रयोजन क्या, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये भी एक इसका अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ शब्द का तत्सम बताना है। समझ शब्द का तत्सम क्या होता है, तो समझ शब्द का तत्सम जो होता है वो होता है समबुद्धि, ठीक है, समबुद्धि होता है समझ शब्द का तत्सम शब्द। तत्सम कौन सा अर्थ होता है, तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत के सीधे वाक्य शब्द लिए गए हैं और उनका कोई भी प्रयोग, मतलब उसको तोड़ मरोड़ के प्रयोग न किया गया, सीधा प्रयोग किया जा रहा है, तो तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो ये बातें होगी। अब देखते हैं अगला जीके के क्वेश्चन का, जो कि 25 क्वेश्चन है। तो उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था और पूना पैक्ट के आधार पर जो है एक समझौता हुआ था, पूना समझौता, जो कि पूना में हुआ था।
तो उसमें जो है दलितों के लिए कुछ सुरक्षित सीटों की संख्या दिया गया था, तो वो कितना दिया गया था ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें था 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था, ठीक है, पूना पैक्ट के समझौते के द्वारा। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अब हमको जो बातें इसके बारे में जान लेते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड जो कि 1932 में हुआ और इसके तहत हरिजन को हिंदुओं से अलग मानकर मुसलमानों की तरह हरिजन को भी अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरोध में पूना के यरवदा जेल में महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, ठीक है। और इसके बाद सांप्रदायिक जब भूख हड़ताल पर बैठे तो गांधी एवं अंबेडकर के मध्य जो है पंडित मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से जो है पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। 1932 24 सितंबर को पूना समझौता हुआ। तो उसी में ये दिया गया था सीटें जो थी दलितों के लिए वो आरक्षित कर बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। तो क्वेश्चन इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः किसके लिए किया था कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था वो किया था सिर्फ मुसलमानों की सहानुभूति के लिए, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, 1919 में समर्थन जो दिया गया था मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दिया गया था। गांधी जी के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह स्वर्णिम का अवसर था। गांधी जी ने कहा था कि जब मुसलमान के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब हिंदू उनसे दूर रहें और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी के इस विचार का विरोध करते हुए कहा था कि यह आंदोलन तुर्की के खलीफा की पद की पुनः स्थापना के लिए है और यह मुस्लिम का धार्मिक मामला, इसमें कांग्रेस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दे दी गई? ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में दिया गया था जो यूके में किया गया। राजगुरु सुखदेव, खुदीराम सूरसेन, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, करतार सिंह या फिर अशफाक उल्ला खां? अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को जो यूके में फांसी दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। क्यों दिया गया था इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 1909 में लंदन में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव जो थे कर्नल वायली की हत्या ढींगरा के द्वारा की गई थी। उधम सिंह ने 1940 में पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजगुरु भगत सिंह, इसीलिए जो इन्हें यूके में पकड़कर दोनों लोगों को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को भारत में जो है सैंडर्स हत्याकांड में आरोप में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये बातें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे, ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो उसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1947 में माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक बनी जो विभाजन परिषद में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों लोग शामिल थे। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही जो है भारत का विभाजन हुआ था। मार्च 1947 से लेकर 1948 तक माउंटबेटन का कार्यकाल जो है भारत में रहा था। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंग्रेज गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है। यह हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये किसी ने कहा था, ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये जो थे कौन थे, तो इनका आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा रणजीत सिंह, ठीक। रणजीत सिंह ने ये बातें कही थी। ये एक आंख के अंधे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ये अपने बारे में कथन। महाराणा रणजीत सिंह जो थे योग्य शासक थे। इन्होंने जो है यह बयान दिया था क्योंकि उनकी एक आंख में रोशनी नहीं थी, ठीक है। और ये जो है रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के जो है 1798 में पंजाब में सिख राज की स्थापना इन्होंने किया था। 1809 में ईस्वी में जो है रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह जो है 1799 ईस्वी में लाहौर पर और फरीदकोट और अम्बाला पर जो है 1808 ईस्वी में जो है विजय प्राप्त किया था। तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है, ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये होता है विश्राम जड़त्व के कारण, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। एकाएक चलने के कारण अश्वरोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र अवस्था में है वो पीछे गिर सकता है, जबकि अश्वरोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग
विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है। तो इसलिए जो है जब चलने लगता है तो गिरने का वो आशंका बन जाता है। वस्तु का जड़त्व प्रोपोर्शनल द्रव्यमान के होता है, ठीक है। द्रव्यमान के अधिक होने पर जड़त्व अधिक तथा कम होने पर जड़त्व कम होगा। किसी पिंड के घूर्णन दर के परिवर्तन की प्रतिरोध की माप उस पिंड का जड़त्व घूर्णन कहलाता है। तो ये कुछ बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध बताना है। क्या होता है कार्बन का प्रतिरोध? बढ़ता है, शून्य बना रहता है, पौधे रहता है या फिर घटता है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो तापमान के बढ़ने से कार्बन का प्रतिरोध जो है वो घटता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, घटता है। धातुओं का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर घटता है, इसका प्रतिरोध जो है परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर नियत रहता है, और जितने भी हीटिंग पदार्थ होते हैं उनमें लगाए गए मिश्र धातु का प्रतिरोध उच्च लेकिन नियत रहता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक किंतु चालकों से कम होती है, ठीक है। अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर घटता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जो कि बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंख में क्या होता है ये बताना। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख में जो है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अपसरित होती हैं, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाली आंख में जो है नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। और यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु जो है साफ साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मों का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस इसमें उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है ये बताना है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है उसका नाम है यकृत, यानी कि इसको लीवर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लीवर या यकृत ये सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का, ठीक है। मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग जो होता है इस तरीके से तो त्वचा होता है, जबकि इसमें त्वचा दिया नहीं गया है। और मस्तिष्क का शरीर जो है, मस्तिष्क को जो है शरीर का नियंत्रण कहा जाता है। गुर्दे का कार्य क्या होता है, यानी किडनी का कार्य क्या होता है? मूल का त्याग करना, पराशरण नियंत्रण बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उत्पादक है? तो ऊर्जा का उत्पादक इनमें से जो होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का उत्पादन होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किंतु जो है शरीर को मुख्यतः ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। प्रोटीन तभी ऊर्जा की आपूर्ति करता है जब कार्बोहाइड्रेट व वसा द्वारा जो है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है। विटामिन जो है शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है और यह पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। तो ये कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंजाइमों में सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता या नहीं है? तो अगर बात करें कौन सा इनमें विद्यमान नहीं है मनुष्यों में, तो वो होता है रेनिन, ठीक है। रेनिन एंजाइम है जो कि वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता, ठीक है। जठर रस में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन हेतु जो है रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। रेनिन में म्यूसिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम मिला होता है। रेनिन जो है माशय में अग्न्याशय से निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है कितनी होती है बताना है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो है शब्द की लंबाई जो होती है वो 64 बिट तक होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 64 बिट। सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता की बात करें तो उनका नाम है सैमन क्रे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की संख्या होती है 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स FLOPS में किया जाता है, ठीक है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म बनता है। भारत में जो है परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है CDAC के द्वारा किया गया था। CDAC कहाँ पर है? पुणे। तो वहाँ पर जो है परम जो सुपर कंप्यूटर भारत का वो CDAC के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग करते हैं? तो एक बिट डाटा के संग्रह के लिए जो है फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलन करना, मिलाना है एक दूसरे से। हाफ अ लाइफ ये किताबों के नाम है और इसके बाद उसके सामने जो है उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलन है। तो
तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अग्नि की उड़ान जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है, आंसर इसका सी पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो पूर्व राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक भी थे। इनकी ये आत्मकथा अग्नि की उड़ान, और इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है टेसी थॉमस को कहा जाता है, टेसी थॉमस। ठीक है, हाफ ए लाइफ वीएस नायपाल द्वारा रचित है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस नायपाल। ठीक है, जीत आपकी के पुस्तक के लेखक हैं शिवखेड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया? ठीक है, इनमें से किस संस्था ने जो है मानव विकास सूचकांक को विकसित किया है? तो अगर हम आंसर की बात करें तो यूएनडीपी ने जो है मानव विकास सूचकांक को विकसित किया है। ठीक है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और इंगे कौल आदि के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक का प्रारूप तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक के तहत जो है प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के आधार पर तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रति वर्ष 1990 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो नीति आयोग करता था। नीति आयोग करता है, इस समय भी कार्यरत है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जो है त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा के सभी आयामों में जो गरीबी के निवारण की बात करी जाती है। योजना आयोग के द्वारा सर्वप्रथम 1989 में जो है गरीबी को निर्धारित करने के लिए लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद अब इस समय जो है नीति आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास कब किया गया, ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये प्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है, 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार जो है कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत जो है भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 1892 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को? तो आंसर की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संसदीय लोकतंत्र के रूप में है, क्यों? भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि कार्यपालिका के रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा इसका। संसदीय लोकतंत्र की विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी हो। कार्यपालिका पर विधायिका को प्राथमिकता दी जाती है। संसदीय लोकतंत्र में जो है कार्यपालिका संसद का प्रतिनिधित्व करना होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों जो है शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा, ये बताना है। आप दक्षिण भारत का पूछ लिया तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का इसका आंसर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है दक्षिण भारत में। अगर देश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा पहले स्थान पर। ठीक है, गन्ना के मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, वर्तमान में चीनी उत्पादक देश के 3 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन बढ़ता जा रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, ये बताना है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है बंदरपुर यमुनोत्री हिमानी से यमुना निकलती है। यमुना जो है प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में बात करेंगे तो इसकी 3 सहायक नदियां हैं, केन, चंबल और बेतवा। केन, चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। और गंगा की सहायक नदी बात करें तो गंडक नदी है जो पटना के निकट उत्तर की ओर से निकलती है। राम गंगा है। ठीक है, और शारदा, सुकाली गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी जो है सरयू नदी है। ठीक है, तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी को जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, ये बताना है। नीलगिरी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, सरिस्का। इसमें से बताना है कौन सा जो है विश्व धरोहर की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो वो है सरिस्का।
सरिस्का अभयारण्य है जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये जो है अभी यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं किया गया। नंदा देवी रिजर्व जीव मंडल रिजर्व है और ये जो उत्तराखंड में पड़ता है, इसको शामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर में। नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में, जिसे विश्व विरासत में स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट एड्रेस कौन देता है ये बताना है। तो इंटरनेट एड्रेस जो है इंटरनेट आर्किटेक्चर देता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए पार्ट हो जाएगा। इंटरनेट एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का एक प्रोटोकॉल होता है। इसका विकास सर्वप्रथम 1998 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेट्रो पार्क किस देश में स्थित है ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो स्पेन हो जाएगा। स्पेन में जो है ये दोनों चीज़ें स्थित हैं जो कि यूनेस्को में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे इसके, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए जो योजना का शुभारंभ किया गया है उसका नाम है बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन जिसमें डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।